प्रीति को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी माँ सरिता के कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, पुराना कोई किस्सा बताओ ना, या कहानी बताओ पुरानी कोई। पुरानी कहानी किस्सा सुनने में बड़ा मजा आता है। बेटा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, आज रहने दे, मुझे सोने दे। वैसे भी आज तक मैंने बहुत काम किया है, घर के काम से लेकर बाहर नौकरी तक करना, सारा काम। कसम से मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा आराम करने दे। ठीक है माँ, लेकिन मेरा आज बहुत मन था कि मैं आपसे पुराने किस्से कहानी सुनूं। आप जब बताती हो ना तो ऐसा लगता है कि मैं पुराने दिन में ही हूँ और वो सब मैं खुद ही देख रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप थक गई हो, आपको आराम करना है, कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, देख लूंगी कि क्या करना है, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही है मुझे। फिर शुरू हो गया तेरा ड्रामा। अपनी बात मनवाने के लिए तू कुछ भी कर सकती है, अब मैं तुझे ऐसे तो जाने नहीं दे सकती, तुझे भी पता है। अब तूने ऐसा बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब माँ आप मुझे पुराने किस्से कहानी सुनाओगी, लेकिन आप तो बहुत थक गई थी ना। मैं तुझे जब भी देखती हूँ ना तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। मैं तेरी बात ना मानकर तेरा दिल कैसे दुखा सकती हूँ। चल कोई बात नहीं, आजा बैठ, मैं तुझे पुरानी बातें सुनाती हूँ, जब तेरे पिताजी और मैं मिले थे। सच में माँ बहुत अच्छी हो, एक बार बोला और आप मेरी बात भी मान गई। सरिता अपनी बेटी को पुराने किस्से सुनाने लगती है। इसी तरह प्रीति को बहुत ही लाड प्यार से पाल रखा था। प्रीति जो कुछ भी कहती वो सरिता हमेशा करती थी, कभी भी उसकी बात को मना नहीं करती थी, और इसी तरह प्रीति भी अपनी मनमानी करने में लग जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और बड़े परिवार में करवा देती है। शादी के बाद प्रीति भी अपना ससुराल संभालने लगती है, लेकिन वहाँ भी प्रीति की एक आदत नहीं बदलती, रात में जागने की। एक रात जब घर में सब सो जाते हैं तो प्रीति खुद से बातें करते हुए कहती है, सब लोग तो सो गए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, ऊपर से कुछ काम भी नहीं करने को है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर गाने सुन लेती हूँ, अपना भी मनोरंजन हो जाएगा और बाकियों को भी परेशान नहीं करूँगी। प्रीति हॉल में जाकर गाने सुनने लग जाती है। गाने सुनकर प्रीति का पति देव वहाँ आता है और प्रीति से कहता है, प्रीति क्या है ये, आधी रात हो गई है, तुम गाने सुन रही हो, सो क्यों नहीं रही हो? वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी और आप लोगों को उठाना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाने सुन लूं। अगर नींद आ गई तो ठीक, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, गाने तो सुन ही रही हूँ ना। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने गानों की आवाज ना थोड़ी कम कर लो, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, आप आराम से जाकर सो जाइए, मैं गाने की आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी और ना ही मुझे कोई दिक्कत होगी। धीरे धीरे प्रीति की रात में जगने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन प्रीति का भी वही बर्ताव रहता है। ससुराल में कोई कुछ नहीं कह रहा था, इसीलिए वो बदलने की कोशिश भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद रात के 11 बजे प्रीति टीवी देख रही होती है। तभी अपने कमरे से निकलकर प्रीति की सास बसंती आती है और अपनी बहू को ऐसे टीवी देखते हुए देखकर कहती है, बहू ये कोई टाइम है क्या टीवी देखने का? अरे रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक तू टीवी देख रही है, तुझे सोना नहीं है क्या? चल जल्दी से सो जा। माँ जी, आज मैं दिन में काफी सो ली थी, इसीलिए मुझे रात में अब नींद नहीं आ रही है, आप जाओ सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। बहू अगर ऐसे ही टीवी देखती रहेगी तब तो तुझे वैसे भी नींद नहीं आने वाली है। अरे टीवी बंद कर, अपने कमरे में जा, बिस्तर पर लेटेगी तो खुद पे खुद नींद ही आ जाएगी, यहाँ बैठने से थोड़ी ना नींद आएगी। माँ जी मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं बस टीवी के आगे बैठ जाऊँ, फिर तो मुझे खुद ब खुद नींद आ जाती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती मुझे। फिर तो मैं भी यहाँ ही बैठ जाती हूँ। आप क्यों यहाँ बैठ रही हो माँ जी, आपका यहाँ क्या काम? अरे अगर तू टीवी देखते देखते सो जाएगी तो टीवी कौन बंद करेगा? और वैसे भी बिजली का बिल तो आता ही है ना, उसका भी तो देखना है। खुद तो जागते रहेगी, टीवी भी चालू करती रहेगी। थोड़ी देर की ही तो बात है माँ जी, थोड़ी देर में पता नहीं कौन सा कितना बिजली का बिल आ जाएगा जो आप ऐसे बोल रही है। अरे हद होती है, मैं क्या थोड़ी देर के लिए अपने मन से टीवी नहीं देख सकती हूँ? आपको उसमें भी टाइम देखना जरूरी है। अब क्या मैं टाइम से उठूं बैठूं टीवी देखूं? मतलब नहीं होता तो बोलती भी नहीं, घर मेरा है तो ज्यादा अपने घर की पड़ी नहीं है, मुझे तो पड़ी है ना, और मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा?
अगर तू सोचेगी तो बता देना, मैं कल से फिर कुछ नहीं बोलूंगी और ना ही ज्यादा सोचूंगी। और ये रात में जागने की आदत छोड़ दे, तेरी वजह से बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। हाँ, ये बात तो वैसे मुझे भी समझ में ही नहीं आती कि अगर मैं रात में जाग रही हूँ और जल्दी नहीं सो रही तो इसमें बाकी लोगों को क्या परेशानी होती है। मैं क्या उनकी नींद को अपने पास लेकर बैठी हूँ? वो तो आराम से सो सकते हैं ना, किसी को पकड़ कर तो नहीं बैठ रही हूँ ना मैं। लेकिन तू तो टीवी चालू करके बैठ जाती है, कभी गाना चला लेती है, इससे हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारी नींद खराब हो जाती है। तू तो दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेती है, लेकिन बाकियों का क्या? अरे फिर करूँ तो क्या करूँ मैं? दिन में जल्दी काम हो जाता है, काम करने के बाद सो जाती हूँ। कुछ काम ही नहीं होता तो दिन में उल्लू की तरह जागती रहूँ क्या? और दिन में सोने के बाद मुझे रात में कहाँ ही नींद आएगी। चल चल, तुझे तो बोलना ही बेकार है। मैं यहाँ तुझे समझाने आई थी, लेकिन तू तो उल्टा पुल्टा जवाब दे रही है। हमारी ही गलती है। अरे रात तो इसलिए बनी है कि लोग उसमें अपनी नींद पूरी कर सके, और दिन इसलिए बना है ताकि दिन में लोग अपने काम निपटा सके। अब तू एक शब्द भी उल्टा मत बोलियो, वरना तेरी खैर नहीं है बहू। बसंती इतना बोलकर वहीं पर बैठ जाती है और सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन प्रीति वहाँ से टस से मस नहीं होती। तब तक तो बसंती भी सो चुकी थी। अब घर वालों को भी प्रीति के रात में जगने वाली आदत से काफी दिक्कतें होने लगी थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन प्रीति की आदत में सुधार नहीं होता। कुछ दिनों बाद बसंती अपने बेटे से कहती है, बेटा, प्रीति की आदत तो रोज ही बढ़ती जा रही है, रात में सोती नहीं है, कितना भी बोलो कुछ भी कर लो उसको नींद तक आती नहीं है। अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी उस पर। माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ। अरे कई बार कोशिश की कि उसको समझाऊं कि वो सो जाए, लेकिन वो मानती नहीं है बात मेरी। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं उसे बोलूं तो क्या बोलूं। इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा है। उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है और दिन में ही सो जाती है। एक काम करते हैं, हम उसको दिन में सोने ही नहीं देते, तब उसे रात में खुद पे खुद नींद आ जाएगी। अपने बेटे से बात करने के बाद बसंती प्रीति को दिन भर में बहुत सारे काम करवाती है और बाहर भी जाने को कहती है। वाकई में प्रीति का शरीर काफी ज्यादा थक गया था और अब वो रात के समय 8 बजे ही सो जाती है। ये देखकर देव अपनी माँ से कहता है, माँ अब आप भी सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। सही कहा था लेकिन आपने, आपकी बहू से काम दिन में ज्यादा करवाए ना तो रात को खुद ब खुद सो जाएगी। देखिए आराम से सो रही है। अजय अपनी पत्नी चमेली को खाना बनाते हुए देखकर कहता है, सुनो, आज ना माँ आने वाली है तो शाम को माँ के हाथों से ना बिरयानी बनवाएंगे। तो क्या मैं कुछ भी ना बनाऊं? वैसे भी तुम्हारी माँ है ना, वो तो शाम तक आएंगी। तब तक मैं क्या उपवास में रहूंगी? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुमसे भूखा नहीं रह जाएगा। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तो खाती रहती हो। जितनी बेइज्जती तुम अभी कर रहे हो ना, उतनी तुमने मेरी माँ जी के सामने करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करता था और तो और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी थी, जिस वजह से काफी समय तक वो अजय की माँ शकुंतला ने भी अपने बेटे से बात तक नहीं की थी। लेकिन काफी समय बाद शकुंतला अपनी बेटी बहू से मिलने आ रही थी और देर शाम वो आते ही अपने बेटे से कहती है, अरे घर तो बहुत अच्छा है, वैसे तेरी पत्नी कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। माँ वो आ ही रही होगी, शायद किसी काम में लग गई होगी। रुको मैं बुलाता हूँ। चमेली, ओ चमेली, कहाँ हो? अरे कैसी औरत से शादी कर ली तूने और बताया भी नहीं? आज उसकी सास आने वाली है तो पूजा की थाल लिए खड़ी रहे। हाँ माँ, शायद वो ना पूजा की थाल सजाने गई होगी, आती होगी। शकुंतला घर में आने के बाद घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन जैसे ही शकुंतला छत पर जाने वाली सीढ़ियों को देखती है तो बोलती है, घर अच्छा बनाया है, ये छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ है ना? हाँ माँ, इधर छत है और वो देख रहे हो वहाँ पे 2 रूम है और यहाँ पे बालकनी। अरे अरे ये क्या तरीका है बहू पैर छूने का? संस्कार माँ, संस्कार। देखो संस्कार आपकी बहू के, देखो खुद को रोक नहीं पाई आपको देखकर, सीधा कदमों में चली गई आपके। हाँ वो तो यहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा कि तू मेरी कितनी इज्जत करने वाली है। अरे चमेली उठ भी जाओ और समेटो इन कपड़ों को। हाँ हाँ बहू, बस बहुत हुआ, अब उठ भी जा। और तू क्या उसे उठाने में लगा है? चल मुझे कमरा दिखा। अब शकुंतला के वहाँ से जाने के बाद भी वही नीचे पड़ी हुई चमेली अपने कमर पर हाथ रखे खुद से कहती है, अरे रे, कैसी पनौती सांसें मेरी, आते ही गिर गई हूँ मैं। ऐसी गिरी हूँ कि खुद से उठ ही नहीं पा रही हूँ।
हाय रे मेरी कमर टूट गई। इनके आशीर्वाद की ऐसी बददुआ लगी है। हाय रे मेरी कमर। माँ ये आपका कमरा है, आप बैठो मैं भी आता हूँ। आपकी माँ की चिल्लाने की वजह से मैं यहाँ पे आके गिरी और अब मेरी कमर, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन से पहले ठीक होने से रही। अब आप अपनी माँ को कहो कि वो खाना बनाए। हाँ हाँ उसकी चिंता नहीं है मुझे। आज तो माँ के हाथ की गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ देखती हूँ मैं भी। सिर्फ बोलने से ही इनकी जुबान चलती है या कुछ अच्छा बना भी लेती हैं। अब देर शाम जब खाने का समय होता है तो शकुंतला अपने बेटे से कहती है कि खाने में क्या बनने वाला है। माँ मैं तो दाल चावल खा खा के बोर हो चुका हूँ। अब तो आपके हाथों की बिरयानी खानी है, मुझे बना के खिला दो ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ तेरे लिए बिरयानी। लेकिन जा बाजार से चिकन ले आ और थोड़े मसाले दही भी। हाँ माँ अभी लेकर आता हूँ। जब तक आप ना प्याज काट लो। और हाँ माँ टमाटर फ्रिज में होगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बनाने की है, बाकी का काम तेरी बीवी करेगी। कहाँ है वो जब से उसने मेरे पैर छुए तब से दिखी ही नहीं। अरे माँ उसको छोड़ो ना, उसकी कमर में मोच आ गई है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही है। तू जाकर पहले ये सामान ले आ, जब तक मैं उसके कमर का दर्द ठीक करती हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो झुकने में ही उसकी कमर अकड़ गई और मोच आ गई। माँ मैं जा रहा हूँ बाजार, कहीं आप दोनों झगड़ा मत करना ठीक है। अजय के जाने के बाद शकुंतला अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू को उठाने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तू चलकर बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे और प्याज भी काट ले। माँ जी आपको पता भी है मेरी कमर से उठा भी नहीं जा रहा है, तो भला मैं किचन में खड़ी कैसे हो सकती हूँ? बहू जब मैं इस उम्र में हैदराबाद आ सकती हूँ तो तू क्या कमरे से किचन में नहीं जा सकती? माँ जी आप समझती क्यों नहीं हो, मैं आपके सामने ही किचन से सीधे नीचे गिरी थी। चल अब बहाने कल के लिए बचा के रख ले। जब तक मैं थोड़े समाचार देख लूं तो बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे। चमेली अब जैसे तैसे किचन में पहुंचती है और कुछ देर बाद ही अजय भी चिकन लेकर आ जाता है और शकुंतला चिकन में बिरयानी बनाने लग जाती है। कुछ ही समय बाद चमेली के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। बहू कैसी है? आज पूरे दिन तू दिखी नहीं और तेरे घर में ये खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? अरे बहन जी राम राम, कैसी हैं आप? मैं शकुंतला, अजय की माँ। आप बिमला बहन हो ना? मेरा बेटा आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, आप ही हैं क्या अजय की मम्मी? अजय तो आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी बेटा किसका है? वैसे लगता है कि कुछ स्पेशल बना रही हैं आप हैदराबाद का। अरे आप तो जानती ही होंगी मेरे बेटे अजय को बिरयानी कितनी पसंद है, और हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही क्या कहना। अरे क्या बात है बहन जी, कैसे बनता है? क्या मैं देख सकती हूँ? अरे बहन जी मैं उसको जरूर बताऊंगी। आइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। चमेली अब अपनी सास और विमला की ये बातें सुन रही थी और कुछ ही देर में चमेली के साथ शकुंतला और विमला की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। अब जब शकुंतला बिरयानी बना लेती है तो विमला भी शकुंतला के हाथ की बिरयानी खाकर शकुंतला की खूब बढ़ चढ़ कर तारीफ करती है। देख रहे हो ना तुम अपनी माँ को और ये विमला काकी, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जन्मों जन्मों के दोस्तों, बचपन भी इन्होंने साथ ही बिताया हो ऐसा लग रहा है। अरे तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छी बात है ना, माँ को कोई मिल गया। और वैसे भी वो अकेले बोर हो जाती है। तुम विमला काकी को जानते हो ना, वो कैसी है? वो अपने फायदे के लिए किसी को भी चोर, बदमाश और आतंकवादी भी बना सकती है। ऐसे ही शकुंतला को शहर आए कई दिन बीत जाते हैं और शकुंतला की तो अब शहर में दोस्त भी बन चुकी थी। पूरे दिन विमला और शकुंतला साथ रहते, बाजार भी साथ जाते और रोज ही शकुंतला देर शाम घर आती घूम फिर कर, तो चमेली या तो घर पर नहीं होती या फिर अपनी सास के आते ही उसे बिरयानी बनाने को कह दिया करती। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से ये औरत मुझसे काम ही करवा रही है, और बिरयानी तो ऐसे बनवा रही है जैसे इस घर में बिरयानी ही बनाने आई हूँ। और अजय भी इस औरत को कुछ नहीं कहना चाहता। अब अगली सुबह जब अजय और चमेली उठते हैं तो उन्हें घर में शकुंतला कहीं भी नजर नहीं आती। ऐसे में चमेली को लगता है कि उसकी सास विमला काकी के साथ घूमने गई है। लेकिन जब सुबह सुबह ही विमला चमेली के घर आती है तो चमेली से बोलती है, अरे बहू, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? वो क्या है ना कि चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं थी। वैसे शकुंतला कहाँ है? क्यों, वो आपके साथ घूमने नहीं गई क्या? अरे मैं अभी उठी हूँ और सुबह सुबह मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जाता, और तू बात कर रही है कि मैं घूमने निकलूं।
अगर माँ जी आपके साथ नहीं गई है तो माँ जी गई कहाँ? कितनी बार कहा है माँ जी को कि बिना बताए निकला मत करो, ये शहर है कोई गांव नहीं। अरे होगी यहीं आसपास, आ जाएगी। तू मुझे चीनी दे और मैं जाऊं चाय बनाने। बाद में आकर शकुंतला का हालचाल लेती हूँ। हाँ अभी देती हूँ, लेकिन मुझे तो माँ जी की चिंता हो रही है। आज आने दो घर, फिर बताती हूँ इन्हें तो। अब चमेली और अजय अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। माँ कहाँ जा सकती है? मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास होंगी। मैं देख कर आता हूँ, शायद कहीं इधर उधर किसी से बात कर रही हो। और हाँ, तुम भी जाके ना आसपास के लोगों से पूछो, क्या पता तुम्हें पता चल जाए। और काफी ढूंढने के बाद पता चलता है कि शकुंतला बिरयानी बनाने से परेशान होकर अपने हैदराबाद ही लौट गई और फिर कभी अपने बहू बेटे के पास आने का नाम तक नहीं लेती। सुमन की बहू मानसी राजस्थान से आई थी, इसलिए वो खाने में भी हमेशा राजस्थानी खाने की चीजें ही बनाती थी और सबसे ज्यादा दाल बाटी, जो कि उसे बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी सास सुमन और देवर अनुज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी उनकी नजर दाल बाटी पर जाती है, जिसे देखकर अनुज अपनी भाभी को आवाज लगाता है। भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाए? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देवर जी, मैंने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। इसका मतलब आज फिर आपने दाल बाटी बनाई है? हाँ, आज मैंने दाल बाटी ही बनाई है। क्यों, क्या हो गया? आपको पसंद नहीं आया क्या? भाभी, पसंद आया है, लेकिन पसंद की चीज रोज कौन खाता है? कोई खा ही नहीं सकता है। और दाल बाटी तो आपने परसों भी बनाई थी। अरे देवर जी, एक दिन का गैप तो हो ही गया, और क्या चाहिए? बेटा, तू भूल क्यों जाता है कि तेरी भाभी राजस्थान से आई है? अब जो बना है वो खा ले, ज्यादा मुंह मत बना। वो तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख जो लगी है, और कुछ खाने को तो है नहीं। देवर जी, दाल बाटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे राजस्थान में ये बहुत चलती है, और मेरी तरह दाल बाटी कोई और बना भी तो नहीं सकता है। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा गैप करके तो बना सकती हो ना। अरे बड़े ही शौक से खाएंगे फिर तो हम, वरना बोर हो जाएंगे खा खा के रोज रोज। अच्छा ठीक है देवर जी, लेकिन आज तो आप खा लीजिए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल, आज तो खा ही लूंगा। माँ जी, आप भी खा लेंगी ना? आपको तो पसंद है ना दाल बाटी? हाँ हाँ बहू, मैं खा लूंगी। तू इतना क्यों सोच रही है? हम 2-3 लोग ही तो हैं घर में। एक काम कर, तू हमारे साथ ही बैठकर खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अपनी सास की बात सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और अपने देवर और सास के साथ बैठकर नाश्ता भी करती है। कुछ देर बाद वो अपने घर के सारे काम खत्म करके अपनी सास के पास जाती है और उनके पैर दबाते हुए बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात बोलूं मैं? हाँ बहू, बोल ना, तू क्या कहना चाहती है? तुझे मुझसे कुछ भी कहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं इस घर में आकर बहुत खुश हूँ। सुबह आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करते टाइम मैं ये सोच रही थी कि मेरी शादी कितनी अच्छे घर में हुई है, जहाँ ना कोई रोक टोक करता है और ना ही 5 का घूंघट है। यहाँ बहू, ये सब पुरानी सोच है, और इस घर में मैं ही तो हूँ, तो मैं तुझसे 5 हाथ का घूंघट क्यों करवाऊँ? अगर तेरे ससुर जी होते तो एक समय के लिए मैं सोचती भी। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपकी सोच ऐसी नहीं है कि बहुओं को 4 दीवारी में रखना है, बस उन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देना। बहू, सभी को अपनी मान मर्यादा का पता है। अगर लोग उसी को ध्यान में रखकर काम करें तो किसी को रोकने टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। सुमन और मानसी आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है, सास बहू अकेले अकेले बातें करने में लगी हो। तो क्या 4 लोगों को बुलाकर बात करें? हो सकता है कोई जरूरी बात कर रहे हो हम। हाँ हाँ भाई, करो ना, मैंने कब मना किया है कि मत करो। मैं भी यहाँ काम से ही आई थी। तू कब से काम करने लगी? तू तो एक नंबर की कामचोर है। ये तो गलत बात है मानसी, कम से कम अपनी बहू के सामने तो मेरी इज्जत कर ले। मजाक कर रही हूँ, तू इतना बुरा क्यों मान गई? अच्छा बोल, किस काम से आई थी? वो मैं तुझे इनविटेशन देने आई थी। कल मैं अपनी बहू का रेस्टोरेंट खुलवा रही हूँ, तो सबका खाना वहीं है कल। बहू का रेस्टोरेंट? लेकिन क्यों? तेरे घर में तो बहू का बाहर जाना तक अलाउ नहीं है, और तू है कि उसके लिए रेस्टोरेंट खुलवा रही है। मैं जानती हूँ मानसी कि मेरे घर वालों को मेरी बहू का काम करना पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस वजह से मैं अपनी बहू का गुण थोड़ी ना उससे छीन सकती हूँ। वो बहुत अच्छे चाइनीज बनाती है, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम उसका रेस्टोरेंट खुलवाएं। आंटी जी, आपने ये फैसला बहुत अच्छा लिया है। इससे आपकी बहू को बहुत खुशी होगी और वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी।
यही सब सोचकर तो मैंने अपनी बहू का रेस्टोरेंट खुलवाने का फैसला किया है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर संभालेंगे। मेरे बेटे को भी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से मालिक बनकर रेस्टोरेंट पे बैठा रहेगा। हाँ आंटी जी, इसी बहाने दोनों को एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी मुझे बहुत काम है, कल तुम लोग टाइम से आ जाना। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन दोनों सास बहू कमला की बहू के रेस्टोरेंट का उद्घाटन में जाती हैं, जहां लोग उसके फैसले की वाहवाही करते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सुमन दाल बाटी के साथ और भी कई राजस्थानी डिश बनाती है, जैसे मिर्ची वाड़ा, गट्टे की सब्जी, जिसे खाकर उसका देवर और सास उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहू तो ये सब बना लेती है, मुझे तो पता ही नहीं था। भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतना अच्छा अच्छा राजस्थानी खाना बनाना आता है। आपने तो दिल खुश कर दिया। आपके हाथों की दाल बाटी के साथ इतने तरीके का राजस्थानी खाना मिला ना खाने को आज। आय हाय मजा आ गया भाभी। अरे देवर जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो सारी राजस्थानी डिश बनानी आती है। अगर मैंने खिलाना शुरू किया ना तो आप गिनते रह जाओगे। वो तो मुझे पता है भाभी, क्योंकि जब आप हमारे घर आई नहीं थी ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ राजस्थानी खाना खाने के लिए बाहर जाया करता था, किसी ढाबे पे या किसी होटल पे, और हम सब मिलके थाली मंगवाते थे और खाते थे। लेकिन जब से आप आई हो ना तो हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मुझे राजस्थानी खाना घर पे मिल जाता है, तो मैं क्यों जाऊंगा बाहर खाने को। हाँ, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, तेरे हाथ में सच में जादू है। भाभी पता है आपको मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ हमारी पड़ोस में रहती ना वो कमला आंटी, उनकी बहू की तरह होटल या ढाबा आप ही खोल लो, और भाभी उसका नाम रखिएगा आप राजस्थानी बहू का दाल बाटी ढाबा। फायदे में रहोगी भाभी, क्योंकि आसपास सबको राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ खोल लो। आप भी क्या बात कर रहे हो देवर जी? मैं इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाती हूँ कि ढाबा खोल लूँ एक। भाभी हमारे अंदर कोई गुण होता है ना, वो हमें कम दिखता है लेकिन दूसरों को ज्यादा दिखाई देता है। आपसे अच्छा ना राजस्थानी खाना कोई नहीं बना सकता है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मानसी के दिल में ये बात बैठ जाती है। तभी एक रोज वो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। क्या अनुज बेटा सही बोल रहा था? मुझे अपनी राजस्थानी बहू का दाल बाटी का ढाबा खुलवाना चाहिए या नहीं? क्योंकि सच में आसपास तो कोई राजस्थानी ढाबा नहीं है। अगर मैंने बहू का राजस्थानी ढाबा खुलवा दिया तो शायद मेरे बेटे को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे एक बार इस बारे में सोचना जरूर चाहिए और बहू से बात करनी चाहिए। बहू अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या कहना है? बहू अगर मैं अनुज की बात मानकर तेरे लिए राजस्थानी दाल बाटी का ढाबा खुलवा दूं तो कैसा रहेगा? माँ जी आप सच बोल रही हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं बहू, तू कोई सपना नहीं देख रही है, बल्कि मैं सच में तुझसे पूछ रही हूँ। माँ जी मैं तो कब से आपसे यही बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया ये बात कहकर। ठीक है फिर अनुज से कहकर मैं ढाबा खुलवाने के लिए कहीं अच्छी जगह देख लेती हूँ। जी माँ जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं शादी से पहले जब अपने माता पिता को ढाबा चलाते देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि शादी के बाद मैं भी ऐसे ही अपना ढाबा खोलूंगी, और आज वो सपना सच होने जा रहा है। अगर तूने मुझे पहले ये बात बता दिया होता तो मैं तेरा ढाबा पहले ही खुलवा चुकी होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस समय ना सही तो इस बार खुलवा दूंगी। मानसी कुछ दिनों में ही अपने राजस्थानी बहू का दाल बाटी का ढाबा खुलवा देती है, जो कि समय के साथ काफी अच्छा चलने लगता है। अब सुमन का राजस्थानी दाल बाटी सिर्फ उसके ससुराल वाले ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोग भी खाने लगते हैं।